दोस्तों, सीटेट में जितने भी पेडागोजी पर आधारित प्रश्न हैं उनको हल करने का तरीका हम पहले बता चुके हैं। आज हम जितने भी पाठ्य पुस्तकों पर आधारित सीडीपी के प्रश्न 2024 तक पूछे गए हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आप जितना इन प्रश्नों को पढ़ लेंगे उतना ही पेपर हल करने में आसानी होगी। 2024 से इसकी शुरुआत करते हैं। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से अपने सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास ऑप्शन है रेखीय होता है, समीप दूराभिमुख होता है, अराजक होता है या शीर्षगामी होता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, समीप दूराभिमुख होता है। समीप दूराभिमुख का मतलब होता है जन्म से पहले, यानी माता के भ्रूण में जो बच्चा होता है उसका विकास अंदर से बाहर की ओर होता है, उसे ही समीप दूराभिमुख कहते हैं। अगला प्रश्न है, विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? पहला है नैतिक विकास में, गतिक विकास में, सामाजिक विकास में, संज्ञानात्मक विकास में। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, संज्ञानात्मक विकास में तर्क और चिंतन की बात की जाती है और संज्ञानात्मक विकास दिया था जीन पियाजे ने। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। दोस्तों, ये कोहलबर्ग का कथन बिल्कुल सही है। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। दोस्तों, ये दोनों कथन सही हैं। एक चीज याद रखना, जब भी कथन और कारण वाला प्रश्न यानी पाठ्य पुस्तकों पर आधारित पूछा जाएगा, 99% उसके दोनों कथन सही होते हैं और व्याख्या भी सही करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लेव वायगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है अनुकूलन, संगठन, असंतुलन, निजीवोक। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, खुद से बात बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? पहला है परिकल्पित तार्किकता, वस्तु स्थायित्व, इंद्रियों का समन्वय या विकेंद्रण। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, विकेंद्रण ये कार्य करता है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? पहला है असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, असफलता सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण, सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण, सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। दोस्तों, सफलता और असफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण का होना बहुत जरूरी है, यानी बच्चा अंदर से खुद से अभिप्रेरित होता है, वो बच्चा लगातार बेहतर प्रदर्शन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? पहला है शारीरिक समन्वय में कठिनाई, स्थानिक समझ या जानकारी में कठिनाई, रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। दोस्तों, पठन का मतलब होता है पढ़ना और पढ़ने में निकलती है ध्वनि, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? पहला है निष्क्रिय अनुसरण, प्रतिक्रिया सेट, अपसारी चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अपसारी चिंतन। अपसारी का मतलब होता है एक से अधिक समाधान। अगला प्रश्न है, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। पहला है गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है और अभिसारी मौखिक क्षमताओं को।
अभिसारी मौखिक क्षमताओं को, अभिसारी गणितीय क्षमताओं को। कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है अभिसारी, और अभिसारी एक ही समाधान पर स्थिर है। एक ही समाधान पर स्थिर है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, अभिसारी हमने अभी बताया था, एक से अधिक समाधान यानी कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, और अभिसारी केवल एक ही उत्तर पर स्थिर रहता है। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? पहला है संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल हैं, स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल हैं, अंतःवैयक्तिक दूसरों को समझने और उसके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल हैं, तार्किक गणितीय नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं हैं। दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन आपको आसानी से पता चल रहे होंगे। अंदर से जो बच्चा प्रेरित होता है या उसके अंदर के जो कौशल होते हैं वो दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए नहीं होते, और तार्किक और गणित क्रीड़ा यानी खेल के लिए और नृत्य के लिए नहीं होते हैं। इसका सही जवाब आपको ऑप्शन पहला है, संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? दोस्तों, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा को आप कभी नहीं भूलोगे। हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे, आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब होता है अंदर से बच्चा खुद से अभिप्रेरित, यानी बच्चा जो भी खुद से अपनी मर्जी से अपने लिए कोई कार्य करेगा वो आंतरिक अभिप्रेरणा होगा, और दूसरों को देखकर या बाहर की किसी चीज़ को देखकर कोई कार्य करता है तो वो बाह्य अभिप्रेरणा होगा। पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, यहाँ दूसरों के साथ कार्य कर रहा है यानी ये बाह्य अभिप्रेरणा हो गई। अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है, यानी बाहर की चीज़ों के कारण कोई कार्य कर रहा है, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा। और बाहरी पुरस्कारों से यानी पुरस्कार यानी देखकर बाहरी चीज़ों से, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, यानी ये खुद के लिए खुद के आनंद के लिए कार्य कर रहा है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। अगला प्रश्न है, बाध्यता एक कैसी स्थिति है जबकि अक्षमता स्थिति है? ऑप्शन है, बाध्यता क्रियात्मक है, अक्षमता शारीरिक है, सामाजिक है बाध्यता, मनोवैज्ञानिक है अक्षमता, बाध्यता जैविक है, और अक्षमता कार्यात्मक है। कार्यात्मक और जैविक। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बाध्यता एक जैविक स्थिति है और अक्षमता कार्यात्मक स्थिति है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, पहले स्तर के दूसरे चरण में। पहले स्तर का दूसरा चरण होता है अनुभवहीन सुखवादी और सहायक अभिविन्यास। अगला प्रश्न है, दोस्तों, इससे पहले कि हम 2023 के प्रश्नों की प्रैक्टिस करें, आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम और चैनलों की तरह फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करते हैं। डिस्ग्राफिया। दोस्तों, डिस्ग्राफिया को आप आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। ग्राफ बना लीजिए, यानी ग्राफिया का मतलब ग्राफ बना लीजिए आप कोई भी। आप ग्राफ में लाइन खींचते हैं, और लाइन खींचना किसके अंतर्गत आता है? लिखने के अंतर्गत। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, यह एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। ग्राफ को हम बनाते हैं, यानी लिखने संबंधी जो भी समस्याएं आएंगी वो डिस्ग्राफिया कहलाएंगी। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है विभेदित निर्देशन कहलाता है, संवर्धन कहलाता है, त्वरण यानी गतिवर्धन कहलाता है, या विसर्जन कहलाता है। दोस्तों, जब प्रश्न गति की बात कर रहा है तो ऑप्शन भी गति पर आधारित होना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, गतिवर्धन। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में
संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, शैशवावस्था में बच्चा रहता है केवल परिवार के पास, और परिवार है प्राथमिक संस्था, यानी इसका सही जवाब होगा प्राथमिक और माध्यमिक। दोस्तों, प्राथमिक के बाद जो भी कुछ बचता है, घर, स्कूल, बाहर की चीज़ें, वो सभी माध्यमिक में आती हैं। केवल एकमात्र संस्था है प्राथमिक की, परिवार। इसको छोड़कर बाकी जो कुछ बचा वो माध्यमिक में आएगा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। दोस्तों, जब भी प्रश्न में आपको लेव वाइगोत्स्की दिखाई दे तो आपको ऑप्शनों में केवल एक शब्द देखना है, माफ कीजिए 2 शब्द देखने हैं। एक है सामाजिक और एक है सांस्कृतिक। अगर इन दोनों में से कोई एक शब्द किसी भी ऑप्शन में है तो आप उस ऑप्शन को आंखें बंद करके सही जवाब लगा दीजिए। हमेशा लेव वाइगोत्स्की सामाजिक शब्द और सांस्कृतिक शब्द से सही हो जाते हैं। बाकी के ऑप्शन और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं बचती है। अगला प्रश्न है, लोरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, जब भी अच्छे या बुरे की बात आएगी तो पारंपरिक स्तर होता है। आप इसको याद रखने का तरीका है कि पारंपरिक यानी जो भी बच्चा अच्छा होता है उसे कहते हैं कि ये बच्चा पारिवारिक बच्चा है, और पारिवारिक से पारंपरिक। अगला प्रश्न है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो? दोस्तों, 12 वर्ष के बच्चे, 1 वर्ष के बच्चे, 3 वर्ष के बच्चे या 7 वर्ष के बच्चे? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, 7 वर्ष के बच्चे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। दोस्तों, इस आलोचना को याद रखने का सबसे आसान तरीका है, कैरल गिलिगन ये एक महिला थी और इन्होंने आलोचना की थी नारीवादी दृष्टिकोण को। इन्होंने कहा था कि कोहलबर्ग ने नारीवादी दृष्टिकोण को अनदेखा किया है और ये कोहलबर्ग की ही छात्रा थीं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। पहला है कारण परिणाम का विश्लेषण, केंद्रीयन, विकेंद्रीयन, पारगमन। दोस्तों, इससे पहले 2024 में जो प्रश्न पूछा गया था, यानी पुरानी जानकारी से नई जानकारी को संबंधित करना, कहलाता था विकेंद्रीयन, और यहाँ पूर्व चिंतन की बात कर रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, केंद्रीयन है। पहले विकेंद्रीयन था, अब केंद्रीयन है। अगला प्रश्न है, दोस्तों वृद्धि के बारे में प्रश्न पूछा गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच कैसी होती है और मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच कैसी होती है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, वृद्धि स्थिर होती है और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है, और मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी होती है और सोच तार्किक हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? दोस्तों, स्थूल गतिक कौशल को आप अब जीवन भर नहीं भूलोगे। कोई सा भी ऑप्शन दे दे, आप हर किसी को पहचान सकते हैं। स्थूल गतिक कौशल का मतलब होता है जिसमें हाथ और पैर दोनों एक साथ कार्य करें। जो भी कार्य में हाथ और पैर दोनों एक साथ कार्य करें वो स्थूल गतिक कौशल होता है। पहला ऑप्शन है बुनाई। बुनाई केवल हाथों से होती है। तैरना, तैरने में दोस्तों हाथ और पैर दोनों काम करेंगे, यानी स्थूल गतिक कौशल होगा ऑप्शन दूसरा, तैरना। एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, इसमें केवल हाथ काम कर रहे हैं। एक कागज पर बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, इसमें भी हाथ काम करेंगे। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, तैरना। अब आपको बताना है कि अगला स्थिर गतिक कौशल आप कोई सा भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है,
भौतिक वृद्धि और विकास विकास के कौन से सिद्धांतों का पालन करते हैं? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, शीर्षगामी, यानी सिर से पैर की ओर और समीपस्थ, अंदर से बाहर की ओर। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है? दोस्तों, दर्शन शास्त्री यानी जो अंदर से ज़्यादा सोचता है, और मूर्तिकार जिसे केवल दिशा होती है, मूर्ति की दिशा सही होनी चाहिए, किस दिशा में मूर्ति होनी चाहिए, हाथ पैर किधर होना चाहिए, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, अंतःवैयक्तिक, यानी दर्शन शास्त्री अंदर से बहुत सारी चीज़ों का चिंतन मनन करता है, और मूर्तिकार को केवल दिक् स्थान यानी मूर्ति को सही तरीके से बनाने की बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अंतःवैयक्तिक बुद्धि होती है दर्शन शास्त्री के पास, और दिक् स्थान बुद्धि की मात्रा अधिक होती है मूर्तिकार के पास। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वॉक पहला है, बच्चे के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। दूसरा है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, विकासात्मक देरी का संकेत है, बच्चे के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। दोस्तों, आंतरिक वॉक से बच्चा खुद की चीज़ों को नियंत्रित कर सकता है। अगला प्रश्न है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। दोस्तों, जिन चीज़ों में जान नहीं है, बच्चा उन चीज़ों में जान की चिंतन कर रहा है, यानी ये हुआ जीववादी चिंतन, यानी जिन चीज़ों में जान नहीं है उसमें जान के बारे में चिंतन कर रहा है। और केंद्रीय नाभ जानते हैं, पुरानी जानकारी को नई जानकारी से जोड़ना। अगला प्रश्न है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से जब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा पहला है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, तर्कसंगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, कोई चीज़ सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है तब बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं, और अगर मूर्त से अमूर्त की ओर हो तब ये सही होगा, सरल से जटिल की ओर हो तब ये सही होगा, और अनुभवजन्य से तर्कसंगत की ओर हो तब ये सही होगा। यानी ये सभी सिद्धांत उल्टे दे रखे हैं, और पहला सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट की ओर ये सीधा दे रखा है। अगला प्रश्न है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वॉक क्या दर्शाता है? दोस्तों, ये प्रश्न 2024 में भी पूछा गया था। वहाँ प्रश्न में स्वनियमन दे रखा था और ऑप्शन में खुद से बात करना, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, इसे स्वनियमन कहते हैं। और अगर प्रश्न में लेव वाइगोत्स्की की जगह जीन पियाजे होता तो इसका सही जवाब आत्म केंद्रितता हो जाता। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि पहला ऑप्शन है, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती हैं। दोस्तों, क्या सबकी बुद्धि एक समान होती है? बिल्कुल भी बुद्धि समान नहीं होती है, सबकी बुद्धि भिन्न भिन्न होती है। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा ही मापी जा सकती है। दोस्तों, केवल शब्द तो वैसे भी सीटेट में नकारात्मक होता है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। दोस्तों, बहुबुद्धि का मतलब ही हो गया बहुत सारी दशाएं, यानी बहुत सारी बुद्धि। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। अगला प्रश्न है, लोरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। अमूर्त, संक्रियात्मक, प्रथापूर्व, प्रथागत, उत्तर प्रथागत। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, क्योंकि प्रथागत कहलाता है ये वाला चरण। अगला प्रश्न है,
जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक रचनाओं को किसके रूप में वर्णित करते हैं? स्कीमा, मनोवैज्ञानिक उद्दीपन अनुक्रिया, विकास का समीपस्थ। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, इसे स्कीमा या मनोबंधन के रूप में वर्णित करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये वाला प्रश्न 2021, 2023 और 2024 में भी रिपीट हुआ था थोड़े बहुत शब्दों के साथ। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? दोस्तों अब आपने देखा था पूर्व संक्रियात्मक यानी केंद्रीकरण, उस ऑप्शन में भी केंद्रीकरण था और प्रश्न में भी पूर्व संक्रियात्मक, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, विचार और सोच में केंद्रीकरण। अगला प्रश्न है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? पहला है छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंद छात्र, विकलांग छात्र या छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, दिव्यांगता शब्द सबसे सही होता है। अगला प्रश्न है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, पहले बच्चे संवेदीय से सीखते हैं, फिर मूर्त चीज़ों के बारे में, मूर्त चीज़ें यानी जिन्हें वो देख सकते हैं, और अमूर्त चीज़ों के बारे में जिनके बारे में वो दिमाग से तर्क और सोच सकते हैं। अगला प्रश्न है सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? पहला है असतर्कता, कम परिज्ञानता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अपसारी चिंतन, यानी बच्चा जो एक से अधिक तरीके जानता है प्रश्नों को हल करने का, वो सृजनात्मक बच्चा होता है। अगला प्रश्न है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं, संबंधित नहीं हैं, पूर्णतः अलग हैं, स्वतंत्र हैं। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, ये एक दूसरे के साथ सन्निहित हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया था कि प्राथमिक केवल परिवार होता है, बाकी जो कुछ भी बचता है वो द्वितीयक में आता है। और इस प्रश्न का जवाब 1 नंबर सबको कॉमन मिला था, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन सही थे, विद्यालय और मीडिया, मीडिया और पास पड़ोस, ये दोनों ही द्वितीयक एजेंसी के उदाहरण हैं। समाजीकरण में केवल प्राथमिक होता है परिवार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? दोस्तों ये प्रश्न तो आपके अनुभव से भी हो सकता है। मध्य बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था में आपने किशोर ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ते हैं और वयस्क भी नहीं बढ़ते हैं। शैशव अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये अवस्था ऐसी होती है इसमें बच्चा बहुत ही तेजी से बढ़ता है। अगला प्रश्न है कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? दोस्तों जब भी लड़का लड़की में तुलना की जाएगी और या महिला पुरुष में, तो उसका सबसे सही जवाब होता है जेंडर पक्षपात या जेंडर रूढ़िबद्धता या जेंडर पूर्वाग्रह। ये सभी एक ही चीज़ हैं और तुलना करना, इन सभी का सही जवाब इनमें से कोई एक ऑप्शन जरूर होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव को महत्व दिया है? दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया था सामाजिक और सांस्कृतिक शब्द। अब आप इसका सही जवाब क्या लगाएंगे? लेव वाइगोत्स्की, क्योंकि ये दोनों शब्द लेव वाइगोत्स्की से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा,
प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा भाषा सबसे जल्दी सीखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? पहला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। दोस्तों, कोहलबर्ग की जितनी बार अवस्थाएं हैं, सभी के पीछे अभिविन्यास शब्द आता है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? दोस्तों, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, संरक्षण और कक्षा समावेशन। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे की संरचना है? दोस्तों, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है, अनुबंधन, प्रबलन, स्कीमा और अवलोकन अधिगम। दोस्तों, आपने पढ़ा है ये स्कीमा इससे पहले भी शब्द दे रखा था, यानी जीन पियाजे से संबंधित है स्कीमा शब्द। अगला प्रश्न है, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला वाला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गादे रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं? दोस्तों, ये प्रश्न शब्दों को घुमाकर पहले भी पूछा गया था, यानी शब्दों को घुमाकर प्रश्न पूछे जाते हैं, चीज़ वही होती है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं इसे स्वनियमन, यानी व्यक्तिगत वार्ता। और अगर यही प्रश्न जीन पियाजे के द्वारा पूछा जाता तो इसका सही जवाब आत्मकेंद्रित वार्ता होता। अगला प्रश्न है, पठन वैफल्य बच्चों को प्राथमिक लक्षण क्या है? दोस्तों, ये प्रश्न पहले भी पूछा गया था। वहाँ ऑप्शन में धारा प्रवाह की जगह ध्वन्यात्मक शब्द था। यहाँ इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? पहला है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि पहला है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। दोस्तों, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की से प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? दोस्तों, हम पहले भी बता चुके हैं इसका सही जवाब परिवार। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम। दोस्तों, ये देख लीजिए, यहाँ भी सामाजिक शब्द है। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, एक सामाजिक गतिविधि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व, दोस्तों क्रियात्मक या संक्रियात्मक एक ही बात है, अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुक्रमणीयता, वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, विचारों की अनुक्रमणीयता। अगला प्रश्न है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, उसे किशोरावस्था कहते हैं।
किशोरों को ही हम वयस्क मान लेते हैं, क्योंकि किशोर अवस्था के बाद ही वयस्क अवस्था आती है। अगला प्रश्न है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम किससे किस तक है? पहला ऑप्शन है स्थूल से सूक्ष्म तक, सूक्ष्म से स्थूल तक, शीर्षगामी से अधोगामी तक, अधोगामी से शीर्षगामी तक। दोस्तों, इसका सही जवाब है स्थूल चालक विकास से सूक्ष्म चालक विकास तक इसका क्रम होता है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार यह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास। दोस्तों, जेल में कब जाते हैं? जब उनको दंड दिया जाता है सरकार के द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास। अगला प्रश्न है, दोस्तों ये देख लीजिए, ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। सिर्फ शब्दों को बदल बदल कर। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? दोस्तों, बच्चा जब अपने आप से बात करेगा तब लेव वाइगोत्स्की उसे क्या कहते हैं? ये कितनी बार अब तक पूछा गया। व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। और अगर जीन पियाजे होते तो इसे क्या कहते? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगला प्रश्न है, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में सामने नहीं होगा दोस्तों, समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यहाँ समान शब्द होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, समावेशी शिक्षा होती है ये वाली विचारधारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? पहला है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। दोस्तों, ये शब्द हमने पढ़ लिया, यानी ये कथन सही है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं और उपयोग करते हैं, ये भी कथन हमने पढ़ चुके हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। ये सिद्धांत जीन पियाजे के अनुसार सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता, अनुक्रमणीयता। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? दोस्तों, कोहलबर्ग ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक संयोग को समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया हैं। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन पहला है। उनके सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच संयोग को समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, पहला है, विकलांग हैं, डिसलेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं, प्रत्यास्थी हैं। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ये बच्चे सृजनात्मक बच्चे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, डर एक संवेग है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, रचनावाद। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप
अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। दोस्तों, आप सामाजिक और सांस्कृतिक शब्दों पर विशेष ध्यान देंगे क्योंकि लेव-वाइगोत्स्की इन्हीं से संबंधित हैं। और सामाजिक शब्द होता है एक दूसरे के संयोग से, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सहयोगी प्रोजेक्ट पर अधिक वरीयता देंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। पहला है सत्तावादी की, अधिनायकी की, अनुमतिपरक की या सुविधादाता की। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुविधादाता की भूमिका होती है एक शिक्षक की। अगला प्रश्न है, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार से होता है। सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी की ओर। दोस्तों, सिरा का मुख मतलब होता है सिर और पद का मतलब होता है पैर। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, सिर से पैर की ओर होता है सिद्धांत। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है, प्रारंभिक बचपन का समय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। दोस्तों, गौण का मतलब होता है द्वितीयक और परिवार आता है प्राथमिक में। यहाँ भी परिवार के निकटतम सदस्य यानी परिवार ही हो गया, ये भी और ये भी, यानी इसका सही जवाब एकमात्र ऑप्शन बी सही है, विद्यालय और पास पड़ोस। दोस्तों, ये देखा, एक बार पास पड़ोस को आयोग ने गलत तरीके से दे दिया था जब उसका सही जवाब 1 नंबर कॉमन मिला था। यहाँ इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, विद्यालय और पास पड़ोस। अगला प्रश्न है, लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। दोस्तों, फिर से लेव-वाइगोत्स्की आ गया और इसका सही जवाब ऑप्शन बी है क्योंकि इसमें सामाजिक शब्द है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। उसका तर्क है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसीलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता या आस पड़ोस के लोग यही कहेंगे, कितना अच्छा और कितनी अच्छी लड़की है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। दोस्तों, दंडाज्ञाकारिता आप पहले देख चुके हैं, यानी जेल में गया बच्चा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की खोज, सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन। दोस्तों, ये जीन पियाजे के द्वारा नहीं बल्कि हर किसी के द्वारा ये चीज़ सही होगी। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समायोजन अनुकूलन के रूप में, समावेशन अनुकूलन के रूप में, सामान्यकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में। दोस्तों, पहले जानकारी को अपने अंदर समावेशित करता है और फिर उससे योजना बनाता है, यानी सबसे पहले समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षकों को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर ही नहीं बदलती। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को
बहुत सारी विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों का एक रूपरेखा की तरह ग्रहण कर लें। अगला प्रश्न है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, बच्चे खुद से बात करते हैं, ये प्रश्न तो हर वर्ष लगातार पूछा जाता है। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की के बारे में अपने आपने दो, दोस्तों दोस्तों लेव वाइगोत्स्की के बारे में आपने कितनी बार पढ़ा है? वो उसे अहम केंद्रित वार्ता नहीं बल्कि निजी वॉक कहते हैं। दूसरा है, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। दोस्तों, इसका ये कथन बिल्कुल सही है। जीन पियाजे अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं और लेव वाइगोत्स्की निजी वॉक। और ऑप्शन चेक कर लीजिए, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। चौथा है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेगा। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। अगला प्रश्न है, लिंग है, पहला है जैविक सत्ता है, शारीरिक संरचना है, सहज गुण है या सामाजिक संरचना है। दोस्तों, लिंग का निर्धारण किसने किया है? आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और इसके बाद के प्रश्नों के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अब तक देखा होगा कि हम फालतू की बातों में आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।